जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आपने पूर्व वीडियो में यह अध्ययन किया कि क्रांति के पहले चरण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रांति के दूसरे चरण के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है कि आप समस्त विद्यार्थी जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका अध्ययन करते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई है वह मूलतः 4 चरणों में हुई है, जिसमें से आप पहले चरण का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे चरण में आप यह समझेंगे कि क्रांति का एक प्रकार से आगे चलकर क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है, उसमें ये समस्त जानकारी आप अध्ययन करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि 1791 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात एक नए प्रकार से गठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें एक नेशनल असेंबली या नेशनल कन्वेंशन का गठन होता है। तो उस नेशनल कन्वेंशन के गठन में यह देखने को मिलता है कि उसे कई रूपों में विभक्त कर दिया गया है। उसमें कई पक्ष बना दिए गए हैं, जिसमें से 2 पक्ष बनाए गए, एक वामपंथी और एक दूसरा आपका दक्षिणापंथी। तो ये 2 पक्ष बनाए गए, जिसमें से वामपंथी दल जो था बहुत अधिक सक्रिय नहीं माना जाता था, वह राजतंत्र की प्रक्रिया पर आधारित था, और दक्षिणापंथी जो था वो बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय माना जाता था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में दाहिने तथा बाएं तरफ बैठा करते थे दोनों पक्ष, तो दोनों पक्ष के मतानुसार ही कार्य किए जाते थे। आगे चल के इस प्रक्रिया में आप कह सकते हैं कि रेडिकल लोगों को भी साथ में लिया गया। रेडिकल ऐसे लोग थे जिनके 2 प्रमुख लीडर्स माने जाते थे, यानी रेडिकल जिसको हम परिवर्तनकारी मान सकते हैं, वह परिवर्तनकारी के 2 प्रकार के मुख्य लीडर्स थे, जिनको हम कह सकते हैं जीरोदिस्ट और जैकोबिन। ये 2 परिवर्तनकारी के लीडर्स के संगठन माने जाते थे, जिसमें कह सकते हैं कि जो जीरोदिस्ट था वह अत्यंत राजतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित था, और जो जैकोबियन था वह बहुत ही उदारवादी प्रक्रिया पर आधारित था। तो यह दोनों प्रमुख रूप से थे। जैकोबियन का एक प्रमुख लीडर था रॉबिस्पियर, मैडम रोला बिशो, जिसमें से रॉबिस्पियर बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति का माना जाता था। ये इस प्रकार से आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका एक प्रादुर्भाव आप समझ सकते हैं कैसे हुआ था। अब इस रेडिकल प्रक्रिया परिवर्तनवादी के विचारधाराओं पर ही फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ती है, जिसमें फ्रांस तानाशाही प्रवृत्ति को नष्ट करके अग्रिम भावनाओं पर ध्यान देता है। और तानाशाही प्रक्रिया जो आपकी मानी जाती है, यह देखने को मिलता है कि 1792 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया था वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो लुई 16वां था उसको मदद करने लगता है। और आने वाले प्रक्रियाओं को देखा जाए तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में वह जन समुदाय का विद्रोही हो जाता है, और वह ऊपर से यह प्रेशर डालता है कि जो क्रांतिकारी हैं वो अपने क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को नष्ट कर दें और अग्रसर हो जाए राष्ट्र की सेवा करने के लिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए, गणतंत्र की स्थापना के लिए ही यह समस्त कार्य चल रहे थे। और आते आते यह देखने को मिलता है कुछ समय बाद कि जो लुई 16वां था वह आक्रांतित हो बैठता है। उसको यह भनक लग जाती है कि जो जन समुदाय है वह हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार की साजिशें रच रहा है, और आने वाले समय में राजतंत्रशाही व्यवस्था को नष्ट किया जाना स्वाभाविक देखा जाएगा। तो उस पर क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो क्रांतिकारी दल था 1792 ईस्वी में
जो फ्रांस की क्रांतिकारी सेना थी वह उसके ऊपर हमला करती है, परंतु ऑस्ट्रिया बहुत सशक्त माना गया, जिससे वह फ्रांस को पराजित कर देता है और ऑस्ट्रिया फिर से विजयी हो जाता है। आगे चलकर यह देखने को मिलता है कि नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज्य, यानी जो नेशनल कन्वेंशन था उसमें जो है आतंक का राज्य प्रकट हो जाता है। ये दोनों की बात कही जाए कि जो नेशनल कन्वेंशन था और उसके अंतर्गत देखें तो जो आतंक राज था, तो नेशनल कन्वेंशन ने आतंक राज के खिलाफ कौन कौन सी अवधारणाओं को व्यक्त किया, क्या क्या कार्य किए, ये बात देखने को मिलती है। जिसमें 1792 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया, जिसमें हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड ये सब घबरा गए। इनको लगा कि अब यहाँ पर पूरा फ्रांसीसी दल अग्रसर हो गया है और ये हमें निस्तो नाबूद कर देगा, और घबरा कर यह प्रक्रिया देखने को मिली कि वे भी क्रांतिकारी दल में शामिल होने के लिए प्रशस्त हो गए। 1792 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रारूप तैयार किया गया और स्वतंत्रता प्रारूप को तैयार करके उसमें यह वर्णित किया गया कि आगे चलकर हमारे इस फ्रांसीसी दल को खंडित न होने के बजाय इसकी सुरक्षा के हेतु कार्य करना चाहिए। परंतु ऑस्ट्रिया के प्रेशर में आकर लुई 16वां ने उसको अपने ओर आकर्षित करने के लिए समस्त उपाय करने लगा, जिसमें जन समुदाय ने उसका विद्रोह किया। और जब जन समुदाय ने उसका विद्रोह किया तो विद्रोह करने के उपरांत यह देखने को मिलता है कि लुई 16वां ने भी कहा कि हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, जो कि इस हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। और उस समय यह देखने को मिला कि जो फ्रांसीसी दल था उसमें आतंक राज चल रहा था, जिसमें हमने आपको बताया कि जिरोनिस्ट जो था वह कह रहा था कि राजतांत्रिक प्रक्रिया ठीक है, परंतु जैकोबियन का मानना था कि नहीं, गणतांत्रिक प्रक्रिया ज्यादा ठीक मानी जा सकती है। इसमें एक टकराव सा देखने को मिला, जिसमें आगे चलकर जिरोनिस्ट को कह सकते हैं कि गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया, और जैकोबिन सक्रिय रहा। और आगे चलकर रॉबेस्पियर भी, जो कि एक राजतंत्रशाही व्यवस्था को खत्म करने के उपरांत ही सत्ता में अधिक आया, परंतु उसके सक्रिय होने के उपरांत भी सट्टेबाजों का जन्म और अधिक देखने को मिला। और उसके कारण यह देखने को मिला कि पूरा का पूरा यूरोप उस प्रक्रिया से ग्रसित हो गया। उसको लगने लगा कि कहीं न कहीं हमारे खिलाफ हमारे समस्त जितने भी देश थे यूरोप के, सबको लगा कि कहीं न कहीं हमें राजतंत्र व्यवस्थाओं को नष्ट करके कहीं गणतंत्र व्यवस्था के अधीन न होना पड़े। तो वहां पर जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी राजा थे, वह उसका विद्रोह करने लगे। परंतु जितने भी लोग उसका विद्रोह कर रहे थे, सबका दमन करते हुए उनके राजतंत्रशाही व्यवस्था को नष्ट किया जाने लगा। और आगे चलकर यह कह सकते हैं कि इस जैकोबिन की जो प्रक्रिया थी वह आतंक का प्रारूप ले रही थी, किसमें, गणतंत्र रूप में परिवर्तन करने के लिए। तब ये बात देखने को मिली कि लुई 16वां ने यह बात रख दी कि जो राजतंत्र प्रक्रिया को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन समुदाय ने उसको एकाएक एकत्रित होकर घेर लिया। तब उसने नेशनल कॉन्वेंट की शरण ली, परंतु नेशनल कॉन्वेंट का कोई फायदा नहीं मिल सका। और उसके बाद यह देखने को मिला कि उसकी सरकार नेशनल कॉन्वेंट से गिर गई और फिर से नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें जैकोबिन प्रक्रिया जो सदस्यता के रूप में थी वह देखने को मिली। और आगे चलकर नेशनल असेंबली की विजय हुई और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा लुई 16वां को फांसी दे दिया गया, अर्थात गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन एक ऐसे यंत्र का नाम है जिसको कह सकते हैं कि फांसी देने के लिए एक यंत्र, जिसमें लोगों को उसके सर को रखकर कलम कर दिया जाता है। यह एक फ्रांस में फांसी देने के लिए यंत्र बनाया गया था। अब आपको इस वीडियो में यह समस्त अध्ययन के माध्यम से यह पता चला होगा कि 1792 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रारूप तैयार किया गया और 1793 ईस्वी आते आते राजा को एक बार से कहा गया कि गिलोटीन पर चढ़ाया गया। और ऐसे कई सम्राट हुए जिन्होंने राजतंत्र प्रक्रिया को नष्ट किया और आगे चलकर आतंक का राज फिर से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो भी वहां पर नेशनल कॉन्वेंस के अंतर्गत
कन्वेंशन के अंतर्गत राजा बनते थे या सम्राट बनते थे, जो अर्ध राजतांत्रिक प्रक्रिया थी जहां पर गणतंत्र और राजतंत्र दोनों मिलाकर सरकार चलाई जा रही थी, वे स्वयं से निरंकुशवादी हो जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें लालच बसा हुआ था। इसलिए हम आपको अगले चरण में बताएंगे कि नेशनल कन्वेंशन के और क्या फायदे देखने को मिले। इसमें थोड़ा और चर्चा करेंगे कि नेशनल कन्वेंशन का जब निर्माण हुआ तो वह प्रक्रिया देखने को मिली कि रॉबेस्पियर को भी 1794 में जब फांसी दे दिया गया तो थार्मिदोरियन का शासन देखने को मिलता है, जो एक प्रकार से जैकोबियन की ही पार्टी का एक प्रमुख लीडर माना जाता है। उसने यह किया कि राजतंत्रशाही प्रक्रिया को नेस्तनाबूद कर दिया और गणतंत्र व्यवस्था को फिर से जारी किया, जिसमें सट्टेबाजों का अंत देखने को मिलता है, जिसमें माप तौल की पद्धति का फिर से पुनर्भाव होता है, जिसमें टैक्स की प्रक्रिया कम कर दी जाती है, यात्रा करने वालों के लिए सुविधाएं होती हैं और सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा देखने को मिलता है। पादरियों का एकदम दमन देखने को मिलता है, जिसमें पोप और गिरजाघरों पर आधिपत्य जो राजतंत्र प्रणाली का था उसे खंडित देखने को मिलता है। ऐसे तमाम प्रकार की क्रियाओं का जन्म होता है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही प्रगति में होता है और इस सभा के माध्यम से, इस कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के माध्यम से या कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रादुर्भाव में आती है। तो आप मूलतः यह आज अध्ययन किए कि किस तरीके से द्वितीय चरण में क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और किस तरीके से लुई 16 को फांसी दी गई और किस तरीके से नेशनल कन्वेंशन का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ और प्रक्रियाओं का जन्म हुआ, जिसमें कई चीजों का गठन किया गया। अगले चरण में और भी चीजों के साथ आप समझेंगे। तब तक इस वीडियो को अध्ययन करते रहें और शेयर तथा लाइक करते रहें। इस तरीके से आप इसको अध्ययन करते हुए नई ऊंचाइयों को छुएं। तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।